नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो जैसे आपको पता है कि हम ड्राइवर पेपर की तैयारी कर रहे हैं एचपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की। तो इसके लिए 2-4 क्वेश्चन है, ये मेन थे जो मैंने आपको बताने वाला हूँ। तो ये आज इसमें हम करेंगे 15 क्वेश्चन के आसपास इस वीडियो में। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम चलते हैं। पहले क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में चेयरमैन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन कौन है वर्तमान में? तो आर डी धीमान है। कौन है? आर डी धीमान। जो इन्होंने पदभार संभाला था अपना, कब संभाला था? तो इन्होंने पदभार संभाला था 3/6/2021 को। जब इन्होंने अपना पदभार संभाला था 3/6/2021 को इन्होंने अपना पदभार संभाला था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसमें शायद पूछा जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन से पूछा जा सकता है। तो इसके आज इसमें हम बात करेंगे चेयरमैन के, वाइस चेयरमैन कौन है, इनके मंत्री कौन है, इसके बारे में। ये 4-5 क्वेश्चन है जो इनमें से एक पूछा जा सकता है। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो आर डी धीमान से पहले चेयरमैन थे। तो इन्होंने जो क्वेश्चन में पूछा है, वो पूछ रहे थे कि आर डी धीमान जो अभी वर्तमान में चेयरमैन है हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के, उससे पहले चेयरमैन कौन थे? तो उससे पहले थे, इससे पहले राम सुभाग सिंह थे। कौन थे? राम सुभाग सिंह, जो इनसे पहले चेयरमैन थे। ठीक है ना, ये आपने देख लेना। अगला देखते हैं, अगला कौन सा है? तो अगला हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में पूछा जा रहा है, पंकज डडवाल। कौन? पंकज डडवाल है मैनेजिंग डायरेक्टर। पूछा जा सकता है इसके बारे में भी कि एचपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। तो आपने क्या लिखना है? पंकज डडवाल हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो अगला देखते हैं, अगला कौन सा क्वेश्चन है? हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के फाइनेंस डायरेक्टर। तो हिमाचल प्रदेश के इलेक्ट्रिकल बोर्ड के फाइनेंस डायरेक्टर के बारे में पूछा है। तो श्री गोपाल चंद चेयरमैन। कौन थे? श्री गोपाल चंद चेयरमैन। ये चेयरमैन नहीं होगा, गोपाल चंद ही होगा। ठीक है, चेयरमैन ऐसे लिखा गया है, पीछे टाइपिंग में थोड़ा गलत हो गया। तो अगला देखते हैं, अगला कौन सा है? तो अगला हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिकल बोर्ड सबसे पहले चेयरमैन, जो सबसे पहले चेयरमैन थे, के सी थॉमस। ठीक है ना, के सी थॉमस से सबसे पहले। आपसे सबसे पहले का पूछा जा सकता है, जैसे सबसे जो अभी वर्तमान में उनका पूछा जा सकता है। तो आपने दोनों का ध्यान रखना। चेयरमैन सबसे पहले थे जो के सी थॉमस थे। तो इन्होंने अपना पदभार कब संभाला था? 7 अप्रैल 1973 को ज्वाइन हुए थे ये। ठीक है, 7 अप्रैल 1973 को इन्होंने अपना पदभार संभाला था। तो ये अपना ध्यान रखना। तो आगे हम बात कर लेते हैं मंत्री। तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो जो सबके जो इलेक्ट्रिशियन की परियोजनाएं हैं, विद्युत बोर्ड की परियोजनाएं, इनके सुखराम चौधरी बहुउद्देशीय परियोजना एवं ऊर्जा मंत्री बहुउद्देशीय परियोजना एवं ऊर्जा मंत्री गैर ऊर्जा स्रोत। ठीक है ना, इनके मंत्री सुखराम चौधरी। ठीक है, जो हमारे जो ऊर्जाएं परियोजना है सारी, इनके सुखराम चौधरी है। तो इनके अगर आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जैसे मंत्री कौन है इनके, तो आप सुखराम चौधरी लगाओगे। अगला देखते हैं, अगला कौन सा है? तो ये थे वो कुछ क्वेश्चन जो आपको आ सकते हैं, जो पीछे हिमाचल से रिलेटेड थे। तो आगे हम करते हैं आप ड्राइवर के रिलेटेड। तो पहले, परिवहन वाहन चलाने के लिए शैक्षणिक योग्यता। तो इसके बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं था, परिवहन वाहन चलाने के लिए। तो इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है? +2 पास होनी चाहिए, 8वीं पास होनी चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए। तो इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है, वो अधिनियम 2019 में संशोधन में, जो 2019 का संशोधन हुआ था, उसमें शैक्षणिक योग्यता हटा दी गई है। तो उसमें कोई भी शैक्षणिक योग्यता नहीं लिखी गई है। तो मैंने चेक भी किया था कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया गया, तो नहीं बताया गया। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है ना, 2019 में शैक्षणिक योग्यता वाला का आंसर होगा। जेब्रा क्रॉसिंग किसके लिए होती है? तो आपको पता है जेब्रा क्रॉसिंग किसके लिए होती है? पैदल चलने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, गाड़ी रोकने के लिए, ये सभी। तो देखा जाए पहले तो जेब्रा क्रॉसिंग तो होती है पैदल चलने के लिए होती है। ठीक है, पैदल चलने का जो सड़क पार करते हैं, पैदल चलने के लिए ज़रूरत में आती है।
तो ये गाड़ी रोकने के लिए नहीं होती वो, तो गाड़ी चलाने के लिए बिल्कुल भी नहीं होती। तो इसका होगा पहले वाला, ज़ेब्रा क्रॉसिंग का होगा 1 नंबर वाला, ठीक है। तो अपने इसका ध्यान रखना। चलते हैं अगला, देखते हैं अगला कौन सा है। निम्नलिखित वाहनों को मार्ग देना चाहिए। तो आपको पता है किस किस को मार्ग देना चाहिए। एम्बुलेंस वाहन को मार्ग देना चाहिए, पुलिस वाहन को मार्ग देना चाहिए, आपातकालीन वाहन को मार्ग देना चाहिए, या सभी को मार्ग देना चाहिए जो ऊपर लिखे हैं, या सभी। तो आपको पता है कि पुलिस वाहन को देना नहीं चाहिए। नहीं, पुलिस वाहन को जो रूल एंड रेगुलेशन में उसमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि आप पुलिस वाहन को मार्ग दीजिए। हाँ, अगर आपका दिल करता है तो आप दे सकते हो, तो अगर नहीं दोगे तो आगे जाके वो आपका चालान काट सकता है, आपको पता ही है। तो इनसे अपने पुलिस वालों से बच के ही रहना चाहिए जितना हो सके। तो इसके लिए 2 ही है जो कानूनी तरीके से है, वो एम्बुलेंस वाहन है और जो आपातकालीन वाहन है। एम्बुलेंस और आपातकालीन में आते हैं अग्निशामक वाहन। तो इन दोनों को ही बताया है। तो इसमें आपने आपातकालीन और दोनों लगाना और पुलिस को छोड़ देना, ये सब भी नहीं हो सकता। आपातकालीन और एम्बुलेंस को लगाना, वो ऑप्शन वहाँ पे आया होना कि ये दोनों, पहला और तीसरा दोनों, ठीक है ना, ऐसा ऑप्शन आया होगा। उसमें थोड़ा इन्होंने लिखा नहीं ठीक। अगला देखते हैं, परिवहन वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस कितने वर्षों के लिए दिया जाता है। तो आपको पता ही है, जो एक लड़का बोल रहा था कि मैंने पेपर में करवाया था इसरो में, उसमें 3 वर्ष बताया था, तो वो 2015 का पेपर था, इसलिए उसमें 3 वर्ष था ऑफिशियल आंसर की के थ्रू। तो अभी इन्होंने इसको बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया है, क्योंकि मेरा लाइसेंस भी है मेरे पास, वो भी मेरा भी 5 साल के लिए बना है। तो जो लर्निंग लाइसेंस हो, तो आपको पता है जो लर्निंग लाइसेंस, अब जो अपना आप दूसरा LMB लाइसेंस बनाते हो, सॉरी लाइट मोटर व्हीकल बनाते हो आप, अगर आप मान लो 20 साल की उम्र बना रहे हैं, तो कब तक वैलिड होगा वो 40 साल, जब तक आप 40 साल के नहीं होते तब तक आपका बन जाएगा, 20 साल का बन जाएगा। आप 25 के हो तो 25 का बना रहे हो, तो आपका वो कितने साल का बनेगा, 15 साल का बनेगा। आप 30 के होगे तो आपका 10 साल का बनेगा, आप 21 के होगे तो 19 साल का बनेगा। ऐसे बनता है, वो 40 साल तक बन जाता है पहले राउंड में आपका, जितने भी हुआ। अगला देखते हैं, संशोधन 19 में पूरे भारत को कब लागू किया था। जो संशोधन 19 में पूरे भारत में कब लागू किया था उसको, तो ये आपको डेट पता होनी चाहिए कब लागू किया था। 1 सितंबर 2019 में पूरे भारत में इसको लागू किया गया था। ये नहीं 1 जुलाई वाला नहीं लगाना, 1 जुलाई वाला था कौन सा, 1988 अधिनियम जो बना था वो है, ठीक है। 1 सितंबर 2019 को इसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। पूरे भारत में कौन आता है, जो केंद्र शासित प्रदेश है और जितने राज्य हैं सब में इसको 1 सितंबर 2019 को लागू कर दिया गया था, ठीक है ना, ये अपना ध्यान रखना है। चलते हैं अगला, देखते हैं अगला कौन सा है। अगला है, मोटर वाहन विभाग का प्रमुख कौन होता है। तो आपको पता होना चाहिए मोटर वाहन जो होते हैं विभाग, इनका मुख्य कौन होता है। तो विभाग जैसे कि राज्य के परिवहन मंत्री होते हैं, या मुख्यमंत्री होता है, या राज्य परिवहन आयुक्त होता है, या राज्य सरकार होती है। तो इसका आंसर होगा राज्य परिवहन आयुक्त। तो विभाग पूछा इन्होंने, विभाग, ठीक है ना, तो इसका राज्य परिवहन आयुक्त होगा, ठीक है ना, तीसरे नंबर वाला ध्यान रखना। अगला देखते हैं, BH पंजीकरण अंकों के लिए कौन पात्र है। तो BH, देखो क्वेश्चन क्या पूछा, आपको BH ही नहीं पता होगा। भारत जो अभी BH नंबर की प्लेट चल रही है उसके बारे में, पंजीकरण अंक, तो ठीक है ना, BH। तो इसके लिए केंद्र सरकार के अधिकारी, राज्य सरकार के अधिकारी, सभी निजी क्षेत्रों के कर्मचारी, या A और B दोनों। तो आंसर होगा इसका केंद्र सरकार के अधिकारी और राज्य सरकार के अधिकारी, क्योंकि उनके लिए होता है। तो इसका होगा A और B दोनों, ठीक है ना। अगला चलते हैं, अगला देखते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण परीक्षा देने पर असफल होने पर कितने दिनों के फिर से परीक्षा देने के लिए उपस्थित हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको बोला है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस आप बना रहे हो, मतलब आपके पास लर्निंग लाइसेंस है, उसके लिए आपने ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे थे आप, उसके लिए आपने जो ट्राई दी, मतलब ड्राइविंग टेस्ट की ट्राई दी, आप उसमें उत्तीर्ण हो गए, आप उसमें असफल हो गए, फेल हो गए, तो आप कितने दिन के बाद फिर से आप ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हो। तो उसके लिए होगा 7 दिन के बाद आप फिर से ट्राई दे सकते हो। उसके लिए आपकी फ़ीस भी कटेगी फिर से, कितनी होगी, शायद 175 के आसपास हो गई है उसके लिए फ़ीस आपकी। तो चलते हैं अगला, देखते हैं कौन सा, इसका होगा ग, वाहन पंजीकरण स्थायी पत्र की वैधता। अस्थाई बोला इन्होंने, अस्थाई पत्र की वैधता।
तो अस्थायी पत्र वैधता में कौन आता है अस्थायी में? तो अस्थायी में आता है जो जब हम नया वाहन खरीदते हैं तो उसके लिए जो TH नंबर का होता है, टेम्परेरी नंबर का होता है, टेम्परेरी नंबर मिलता है हमारे को। कितने दिन तक वैधता होती है उसकी? तो उसकी वैधता होती है 30 दिन तक। वो 30 दिन तक आप उसको हमारे को वो देती है सरकार। उसके बाद आप उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आप अपना दूसरा जो परमानेंट नंबर होगा उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति या यात्री किसी को ले जा रहा है तो डैश वर्ष की उम्र के ऊपर हेलमेट पहनना अनिवार्य है। तो इसके लिए 4 वर्ष बताया गया है। आगे जाके अगर कम होगा तो पता नहीं। 4 वर्ष के बच्चों के लिए, जो 4 वर्ष के बच्चा है उसके ऊपर है, उस सब के लिए अब हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। सर उन्होंने जो अभी 2019 में संशोधन हुआ था उसमें 4 वर्ष के बच्चों के लिए से ऊपर वालों के लिए, तो आपने ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं देखते हैं अगला कौन सा है। अगला है परमिट शुल्क का भुगतान करने के लिए किसको छूट देने की शक्ति किसके पास है? किसी को छूट देने की शक्ति किसके पास है? ठीक है, तो परिवहन आयुक्त, राज्य परिवहन पदाधिकारी, राज्य सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो किसके पास होती है छूट देने की? तो आपको पता है परमिट जब प्राइवेट बसों वाले हड़ताल करते हैं कि हमारे को छूट दी जाए, हमारे को छूट दी जाए कि किराया कम कर दिया, तो हमारे को भी जब भी कोरोना लगा था, तो आपको पता होता है ऐसी बातें अब अखबार में आपको देखने को मिलती है। तो आप वहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो नहीं इसकी। तो किसके ऊपर करते हैं ब्लेम वो? तो राज्य सरकार को ब्लेम करते हैं कि हमारा परमिट की जो हमारे को छूट दी जाए। ठीक है, किसी भी वाहन के लिए न्यूनतम बीमा अवधि अनिवार्य है। तो इसके लिए कौन सा है? किसी भी वाहन के लिए न्यूनतम बीमा अनिवार्य है। पहले तो आपको पता है कि थर्ड पार्टी के अंदर सारे आने चाहिए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंदर। तो बीमा इन्होंने पूछा है कि थर्ड पार्टी बीमा, तो ये पूछ रहे हैं आपसे ऑप्शन देखो फिर से क्या दिया, ऐसे देते हैं ऑप्शन घुमा के। तीसरे पक्षपति की क्षति किसके लिए मिलेगा? वो तीसरा बीमा तीसरे पक्ष और तृतीय पक्ष होगा ना, उसके लिए होता है वो। अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, तो मान लो किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें आपको क्लेम नहीं मिलेगा, आपकी गाड़ी को क्लेम नहीं मिलेगा कि आपकी गाड़ी ठीक हो जाएगी। दूसरे जो सामने वाली गाड़ी होगी उसको आप क्लेम करोगी, इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम देगी। जो उसकी गाड़ी टूटेगी, ना कि उसकी बाजू टूटेगी उसका क्लेम देगी, उसकी गाड़ी का ही क्लेम देगी और किसी का क्लेम नहीं देगी। ठीक है ना, इसका होगा तीसरा। तो ये ध्यान रखना है आपने कौन सा होगा इसका तीसरा। और थर्ड पार्टी बीमा के अंदर सब वाहन आने चाहिए। अगर आप ये भी नहीं करवाते तो आप गाड़ी नहीं चला सकते हो। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन मेरे जो आपको मैंने करवाए। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।